तो देखिए, भारत के अंदर में जिस तरह से लगातार लोगों के अंदर बेरोजगारी और लगातार लोगों के अंदर जिस तरह की उत्साहत और लगातार जिस तरह की जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर शायद आपके देश के बड़े मीडिया बात करें। लेकिन दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है और उन खबरों पर हम बात करें, 3-4 बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली खबर तो ये है दोस्तों कि अभी भारत के अंदर से एक चौंकाने वाली खबर आई है, और वो खबर ये है दोस्तों कि 2 लाख से ज़्यादा, इन 5 सालों की रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इन 5 सालों में 2 लाख से ज़्यादा कंपनियां जो कि प्राइवेट कंपनियां थी, वो अब इस देश के अंदर बंद हो चुकी हैं। दोस्तों, 2 लाख कंपनियां मायने रखती है। 2 लाख कंपनियों को बनाने में मुझे लगता है कि सदियों बीत जाएंगे, लेकिन 2 लाख कंपनियां इस देश में, इस जगह, इस भारत के अंदर में 2 लाख कंपनियां जो कि प्राइवेट लिमिटाइज थीं, वो बंद हो गई हैं। अब आप सोच कर देखिए दोस्तों, आप हमेशा कहते हैं कि देश के अंदर में बेरोज़गारी इतनी चरम पर है, बेरोज़गारी से लोगों की जान निकली जा रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या इन्फ्लेशन नहीं होगा तो और क्या होगा। दोस्तों, 2 लाख से ज़्यादा कंपनियां बंद हो जाती हैं। अब यहीं पर लगे हाथों अगर एक और रिकॉर्ड की बात करें तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, ये रिपोर्ट बताता है कि किस तरह से लोग भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए उत्साहित है। जिनके पास थोड़े मोड़े पैसे हैं वो शहर छोड़ रहे हैं, जिनके पास थोड़े और ज़्यादा पैसे हैं वो ये देश छोड़ रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल, आपने देखा होगा आज से कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड के अंदर में एक भारतीय को नागरिकता मिली, और उसने उत्साह में किस तरह से भारतीय जैकेट को, भारतीय जर्सी को निकाल कर और खुशी मना रहा है। उस वीडियो को लेकर भारत के अंदर में भी बहुत ज़्यादा बातें हुई, लेकिन उसकी डीप में जाकर लोगों ने सोचने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए, यही वो भारत है जहाँ पर सरकार से सवाल पूछने पर लोग उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। सरकार से सवाल पूछने पर लोग उसको बहुत बड़ा मुजरिम बना देते हैं। हद तो तब हो जाती है दोस्तों कि सरकार से सवाल पूछने पर यूएपी और एनएसए जैसे गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं। तो सोचिए, आखिर ऐसे माहौल में और ऐसे हालत में कौन हिम्मत करेगा कि सरकार से सवाल पूछे। सरकार से सवाल पूछना गोया कि इस ज़माने का सबसे बड़ा जुर्म बनता जा रहा है। दोस्तों, लाखों लोग इस देश को छोड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप आंकड़े की बात करेंगे तो 358 लोग इस देश को छोड़ रहे हैं पर डे। सोचिए दोस्तों, ये आंकड़ा कितना खतरनाक है अपने आप में। और ख़ासकर आप ये मत सोचिए कि जो लोग छोड़ रहे हैं तो बस हाँ छोड़ रहे हैं, नहीं, बल्कि आप अगर सोचने की कोशिश करेंगे, उसकी डीप में जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा जितने लोग भारत छोड़ रहे हैं भाई, उनमें करोड़पति है, उनमें लाखों लाखों में खेलने वाले लोग हैं। उनमें जो लोग छोड़ रहे हैं वो अमीर। अब जाहिर सी बात है, नागरिकता छोड़ना ये गरीब की बस की तो बात है नहीं, ये तो अमीरों की बस की ही बात है। क्योंकि कोई भी देश जब नागरिकता देता है तो उसके बदले वो हेवी चार्ज करता है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे वो किसी और इन्वेस्टमेंट के रूप में हो। अब ये एक अलग सब्जेक्ट और मुद्दा बन जाएगा, लेकिन आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि जब भी कोई देश छोड़ता है तो वो पैसे वाला ही छोड़ता है। आम आदमी तो देश से निकलकर कमाने के लिए जाता है और फिर कमाकर वो पैसे अपने घर पे भेजता है, लेकिन पैसे वाले हमेशा के लिए नागरिकता छोड़कर चले जाते हैं। अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, 2 लाख दुकानें, 2 लाख बिजनेसेस जो कि बंद हो गई हैं। भाई, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और आप यकीन मानिए ये वो आंकड़ा है जो ऑफिशियली सरकार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। ये वो आंकड़ा तो है ही नहीं है जिसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। यानी आप ये कह लीजिए कि अगर ये 2 लाखों में पहुंचा है तो मिनिमम आप 3 लाख कंपनियां समझ लीजिए कि ये बंद हो चुकी हैं। सोचिए दोस्तों, अगर मैं सरकार से सवाल पूछूं तो लोग अपना दुश्मन समझते हैं, लोग समझते हैं ये एंटी नेशनल है। लोग, सरकार तो अभी तक दुश्मन समझती हो तो ठीक है, लेकिन लोग भी अपना दुश्मन समझते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, अगर सरकार से सवाल पूछा जाए तो लोग भी अपना पर्सनली और लोग भी अपना दुश्मन समझते हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसे देश में आखिर सवाल पूछेगा कौन। दिल्ली का हाल देखिए क्या हाल है, मुंबई का भी हाल आप सुन ही रहे होंगे। इसी तरह कई बड़ी शहरें हैं भारत के अंदर में जहां से लोग करोड़ों का व्यापार करते हैं, और उन जगहों पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि लोगों के लिए ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल और मुहाल हो चुका है। पैसे को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट है, और बड़ी रिपोर्ट ये है कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि पैसा अभी किस तरह, रुपया किस तरह कमज़ोर हो रहा है। रुपया इस तरह कमज़ोर हो रहा है, उसका ग्राफ लगातार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पहले तो 70 पर आई, फिर 70 से 71, 72, 73, 85 पर गया। 85 के बाद से अभी 90 रुपया के पार जा चुका है। दोस्तों, सोचिए दोस्तों कि मैं बात नहीं करूंगा और मैं वो दिन याद नहीं दिलाऊंगा आपको कि जब प्रधानमंत्री 2014 से पहले क्या कहते थे, रुपया क्यों गिर
रहा है। प्रधानमंत्री खुद अपने दौर में यहाँ के प्रधानमंत्री को घेरा करते थे रुपया गिरने पर, लेकिन अभी जिस तेजी के साथ गिरा है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अफगानिस्तान की करेंसी ज़रा देखिए जी। अफगानिस्तान का करेंसी है दोस्तों जो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, बल्कि डॉलर इसके सामने वीक हो रहा है। आप रेट ग्राफ जो देख रहे हैं ये डॉलर के कमज़ोर होने की निशानी है, क्योंकि मैंने USD टू अफगानी किया है, तो इस हिसाब से पहले आपको USD के हिसाब से अफगान करेंसी को कन्वर्ट करके बताएगा। तो आप सोचिए कि अफगान हमसे ज़्यादा मजबूत हो रहा है रुपया के मामले में। दोस्तों एक और बात बताऊं, आपके मन में ये सवाल होगा कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो कोई लेना देना है नहीं, रुपया ऊपर जाए या नीचे जाए, रुपया चाहे यहाँ जाए या वहाँ जाए। नहीं दोस्तों, यही तो बात है। रुपया के कमज़ोर होने से अपने देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। हाँ ये अलग बात है, GDP अलग चीज़ हो गई। GDP और रुपया का कोई संबंध खासकर नहीं माना जाता है, लेकिन इसको भी आप अगर घुमा फिरा कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा टर्न पॉइंट यहाँ बन जाता है। लेकिन फिर भी रुपया और GDP में फ़र्क होता है। यहाँ रुपये जिस तेज़ी के साथ गिर रहा है दोस्तों, यकीन मानिए इन चीज़ों का गरीब लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। लोगों को जो सामान पहले 10 रुपये में मिलता था वो अब 20 रुपये में मिलेंगे, जो पहले 100 में मिलता था वो अब 200 में मिलने लगेंगे। इस तरह की कुछ सिचुएशन बन जाएंगी, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होगा। तो अब सवाल ये होता है कि लोग इतनी तेज़ी के साथ देश क्यों छोड़ रहे हैं। आप सोचिए कि जिस देश के अंदर में सवाल करना मुश्किल हो जाए, जिस देश के अंदर में पानी आपको सही नहीं मिले, जिस देश के अंदर में हवा नहीं मिले, जिस देश के अंदर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो, आप सच बोले तो लोग आपको अपना दुश्मन बना लेते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ ट्रंप ने कितनी बड़ी बात कही थी, बहुत कुछ कहा था ट्रंप ने। मैंने उस न्यूज़ को कवर किया है, आप अगर नहीं देखे वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें कही थी ट्रंप ने, मगर फिर वाइट हाउस के अंदर में ज़ोहरान ममदानी मिले तो सामने पत्रकार ने पूछ लिया, आपने तो ट्रंप को फासिस्ट कहा था, तो क्या अब भी आप कायम हैं? तो वो कुछ सोच रहे थे, जब ही ट्रंप कह देते हैं कि कह दो कि हाँ हम अभी भी मानते हैं, ताकि तुम बिल्कुल अपने बात पर कायम रहो। दोस्तों असल डेमोक्रेसी इसे कहते हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिकली जो कुछ भी होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकली के साथ साथ अगर हम सरकार से सवाल कर लें तो लोग अपना दुश्मन बना लेते हैं, और फिर लोग ना जाने क्या कुछ कहने लग जाते हैं, एंटी नेशनल और पता नहीं देशद्रोही, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। खैर जो कुछ भी है, लेकिन असल में लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि सरकार की गलतियों को हाईलाइट करना, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार कर सके और जनता को उससे राहत मिल सके। लेकिन जनता शायद खुद नहीं चाहती कि उसे राहत मिले। सोचिए दोस्तों, ये सारे के सारे लोग जो देश छोड़कर चले गए, अब इनका खमियाजा इन गरीब लोगों को भुगतना होगा जो 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करते थे, उनको अच्छे से भुगतना पड़ेगा ये सारी चीज़ों का खमियाजा। तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, देश के अंदर जिस तरह के इशू चल रहे हैं, आप इस इशू के बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, एक्स अकाउंट पर देख रहे हैं, तो आप वहाँ भी ज़रूर दोस्तों के साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।